जब भी हम भारत की बात करते हैं, इसके लोकतंत्र की, इसके अधिकारों की, तो हम असल में एक कहानी की बात कर रहे होते हैं। ये कहानी है उस सभा की जिसने भारत की नींव रखी, संविधान सभा। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक जबरदस्त चुनौती थी। एक ऐसे देश के लिए नियम बनाना जो अभी अभी आजाद हुआ था और जिसकी तकदीर लिखी जानी अभी बाकी थी। ये कोई मामूली कानून बनाने का काम नहीं था। ये तो एक राष्ट्र की आत्मा को गढ़ने का मिशन था। चलिए जरा उस दौर में चलते हैं। आखिर ये काम इतना मुश्किल था क्यों? क्योंकि ये दूसरे विश्व युद्ध के ठीक बाद का भारत था। एक तरफ तो आज़ादी का जश्न था, पर दूसरी तरफ बंटवारे का जख्म, सैकड़ों रियासतों को एक करने की चुनौती और करोड़ों लोगों की गरीबी और भुखमरी। मतलब माहौल उम्मीद और उथल-पुथल दोनों से खचाखच भरा था। जवाहरलाल नेहरू के ये शब्द इस काम के असली मकसद को बिल्कुल साफ कर देते हैं। संविधान का लक्ष्य सिर्फ सरकार बनाना नहीं था। नहीं, इसका लक्ष्य था भूखे को खाना और जरूरतमंद को कपड़े देना। ये एक बहुत ही गहरा, एक मानवीय मिशन था। तो सवाल ये है कि इस ऐतिहासिक काम को करने के लिए कौन आगे आया? वो कौन लोग थे जिनके कंधों पर एक नए भारत का भविष्य लिखने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी? उन्हें हम जानते हैं संविधान सभा के नाम से। तो ये संविधान सभा आखिर थी क्या? एकदम आसान शब्दों में समझें तो ये वो टीम थी जिसे भारत के लिए रूल बुक लिखने का काम सौंपा गया था। और दिलचस्प बात यह है कि इसके सदस्यों को सीधे जनता ने नहीं चुना था, बल्कि उस समय की जो प्रांतीय विधानसभाएं थी उन्होंने चुना था। और ये देखिए, सभा की शुरुआती तस्वीर कुछ ऐसी थी। हाँ, कांग्रेस का दबदबा साफ दिखता है 208 सीटों के साथ। लेकिन ध्यान दीजिए, मुस्लिम लीग और रियासतों की भी अच्छी खासी मौजूदगी थी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उस दौर की जटिल राजनीति की पूरी कहानी बताते हैं। लेकिन फिर आया 1947 और देश का बंटवारा हो गया। इस एक घटना ने सभा का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जो सदस्य अब पाकिस्तान का हिस्सा बन चुके क्षेत्रों से थे, वे सभा से चले गए और सदस्यों की संख्या सीधी 389 से घटकर 299 रह गई। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। और यहीं पर एक बहुत हैरान करने वाली बात सामने आती है। कांग्रेस के इतने बड़े बहुमत के बावजूद ये सभा एक तरफा बिल्कुल नहीं थी। इसमें हर विचारधारा, हर धर्म और हर क्षेत्र के लोग मौजूद थे। इसीलिए तो इतिहासकार इसे लघु भारत या मिनी इंडिया कहते हैं। और तो और इसमें 17 महिला सदस्य भी थी। सोचिए, उस जमाने के लिए ये कितनी बड़ी और प्रगतिशील बात थी। अच्छा, सवाल यह है कि इतने अलग अलग विचारों वाले लोग एक साथ मिलकर इतना बड़ा काम आखिर कर कैसे पाएं? जवाब है, एक शानदार और बेहद मेथोडिकल प्लान के जरिए। चलिए उनकी इस 5 चरणीय प्रक्रिया को समझते हैं। हर बड़े प्रोजेक्ट की तरह यहां भी एक जबरदस्त लीडरशिप थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो अध्यक्ष के तौर पर पूरी सभा को एक साथ लेकर चल रहे थे। BN राव, जो पर्दे के पीछे रहकर कानूनी और संवैधानिक सलाह दे रहे थे। और हां, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें मसौदा समिति का नेतृत्व करने की सबसे अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ये प्रक्रिया किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह मुनज़्ज़म थी। पहले छोटी छोटी कमिटियों ने अलग अलग हिस्सों पर रिपोर्ट बनाई। फिर उन सारी रिपोर्ट्स को मिलाकर BN राव ने एक पहला कच्चा ड्राफ्ट तैयार किया। इसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर की टीम ने उस ड्राफ्ट को एक मजबूत दस्तावेज में बदला, जिसे जनता की राय जानने के लिए भी खोला गया था। और हजारों संशोधनों पर बहस के बाद जाकर इसे आखिरी रूप दिया गया। और अब बात करते हैं उस मैराथन की जिसने हमारे संविधान को जन्म दिया। देखिए, ये कोई कुछ हफ्तों या महीनों का काम नहीं था। ये तो सालों तक चली बहसों, असहमतियों और फिर जाकर बनी सहमतियों का एक बहुत लंबा और थका देने वाला सफर था। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये एक राष्ट्र के जन्म की कहानी के सबसे अहम पड़ाव हैं। दिसंबर 1946 में जब पहली बैठक हुई तो भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था और 26 जनवरी 1950 तक इसी सभा के काम की बदौलत भारत दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद और संप्रभु गणराज्य बन चुका था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन, लगभग 3 साल। जरा सोचकर देखिए, इतने लंबे समय तक देश के सबसे बड़े दिमाग एक कमरे में बैठकर हर एक शब्द, हर एक कॉमा पर बहस कर रहे थे। ये उनके समर्पण का सबसे बड़ा सबूत है। और इस पूरे ऐतिहासिक काम पर खर्च कितना आया? लगभग 64 लाख रुपए।
आज ये रकम शायद कम लगे, लेकिन उस जमाने में जब देश गरीबी से जूझ रहा था, ये एक बहुत बड़ा निवेश था, एक बेहतर भविष्य के लिए किया गया निवेश। तो 75 साल बाद हम इस सभा और इसके काम को कैसे याद करते हैं? देखिए, इसकी विरासत एकदम सीधी साधी नहीं है। एक तरफ इसकी जमकर तारीफ होती है, तो वहीं कुछ जरूरी सवाल भी उठाए जाते हैं। सबसे बड़ी आलोचना जो होती है वो इसके चुनाव के तरीके को लेकर होती है। आलोचकों का कहना है कि क्योंकि सभा के सदस्यों को सीधे आम जनता ने वोट देकर नहीं चुना था, इसलिए ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं थी। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, जो कहता है कि चुनाव का तरीका चाहे जो भी रहा हो, नतीजा एक ऐसी सभा थी जो सचमुच में लघु भारत थी। इसमें हर समुदाय, हर क्षेत्र और हर विचारधारा की आवाज को जगह मिली, जो शायद उस वक्त सीधे चुनाव से भी संभव नहीं हो पाता। और यही हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। आखिर 75 साल पहले लिखे गए इस एक दस्तावेज में ऐसी क्या खास बात है कि यह आज भी दुनिया के सबसे बड़े और सबसे विविध लोकतंत्र का मार्गदर्शन कर रहा है? शायद इसकी असली ताकत उन बहसों और उस दूरदर्शिता में छिपी है जिसने इसे बनाया था। यह सोचने वाली बात है ना?